अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये वो फॉर्मूला शीट है जो किसी स्टूडेंट ने ग्रुप पर शेयर किया था और आप लोग गालिबन यही वो प्रॉब्लम्स हैं जो करना चाह रहे थे क्लास में, पर्टिकुलरली वो प्रॉब्लम जिसमें ग्राफ इन्वॉल्व है। और इस तरह के प्रॉब्लम में जो डाटा होता है वो कुछ चीज़ें टेक्स्ट के अंदर गिवन होती हैं, कुछ चीज़ें आपको ग्राफ से एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो मैं ये प्रॉब्लम यहीं से शुरू कर रहा हूँ। ये बुक के प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट ये चैप्टर नंबर 15 है, मॉड्यूल 15.1 के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फिर इसी तरह से डिफरेंट मॉड्यूल्स के प्रॉब्लम्स होंगे और ये पूरी की पूरी शीट आपको ग्रुप से भी मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द प्रॉब्लम नंबर 8। What is the phase constant for the harmonic oscillator with the position function x of t is given here? If the position function has the form of these equations, इस equation से आप वाकिफ हैं, यानी जो displacement है वो time का function होता है, जो xm, this is the maximum displacement, cos omega t plus phi. Omega यहाँ पर angular frequency है, t is the time and phi is a phase constant. और ये भी given है कि the vertical axis scale is set by xs, this is 6 centimeter. So इस तरह के प्रॉब्लम को शुरू करने के लिए आप हमेशा इस तरह की इक्वेशन से ही बात शुरू किया कीजिए। Let me write here x is equals to xm cos of omega t plus phi. अब इस इक्वेशन में जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, सिर्फ इसमें एक चीज गिवन है, दिस इज xm। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये जो xs है, ये आप इसको xs कह लें या xm कह लें, बोथ हैव द सेम मीनिंग। और राइट साइड पे ये जो ग्राफ गिवन है, दिस ग्राफ corresponds to the any particle which is exhibited simple harmonic motion. So vertical axis पर displacement है, displacement in the positive direction on the top and negative direction on the bottom, और horizontal axis के ऊपर time तब्दील हो रहा है। तो आप ये जानते हैं कि दोनों डायरेक्शन में जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहचान यही है। सो अगर आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देखें तो यहाँ पर भी जो मैक्सिमम वैल्यू है जो गिवन भी है 6 सेंटीमीटर, वो कहीं यहाँ पर होगी। इसी तरह से जब आप मूव करेंगे थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन मूव टू द नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन जो कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की तरफ होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसको आप -6 कह दें, और ऊपर वाला चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसको आप +6 cm कह सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में आपको फेस कांस्टेंट मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, और फेस कांस्टेंट आप जानते हैं इस फाई को कहते हैं। So we want to determine phase constant. अब इस इक्वेशन में ये जो xm है ये गिवन है, this is the maximum displacement 6.0 centimeter. As I suggest before कि आप हमेशा डायमेंशन को सिस्टम इंटरनेशनल में ही लिया करें, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.06 मीटर। और बाकी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मालूम, टाइम ऑफ कोर्स वेरी कर रहा है थ्रू आउट द हार्मोनिक ऑसिलेशन, फाई आपको मालूम करना है। तो इनफैक्ट इसमें ये xm आपको मालूम है, ये नहीं मालूम, x और ओमेगा नहीं मालूम है, टाइम भी नहीं मालूम। तो इस तरह की इक्वेशन को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए हम एक काम ये करते हैं
कि इस ग्राफ से t0 के ऊपर डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं। यानी अगर ये 6 है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और इसी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में भी ये 2 होगा, ये 4 होगा और ये 6। नेगेटिव डायरेक्शन में बस माइनस साइन लग जाएगा। तो अगर आप ये देखें कि टाइम t0 के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव -2 के बराबर है। तो इसी इक्वेशन से मैं एट टाइम t0 के ऊपर इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, cos ऑफ ओमेगा टी। सो cos के जो आर्गुमेंट में ये ओमेगा टी है, टाइम t0 होने की वजह से 0 हो जाएगा। सो आर्गुमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली phi, राइट। और इस ग्राफ से अगर आप ये निकालेंगे फ्रॉम ग्राफ, x ऑफ 0 जो है वो बराबर होगा -2 सेंटीमीटर, 0.02 मीटर के बराबर हो जाएगा। और उस लिहाज से ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको आप लिख सकते हैं -0.02 xm is given in this problem. This is 0.06 and cos of phi. यहाँ से cos of phi, क्योंकि phi निकालना है तो cos phi निकालें, उसके बाद उसका इन्वर्स कर लीजिएगा, ये हो जाएगा -0.02 और उसके बाद कैलकुलेटर से आप phi निकाल लेंगे जो कि अप्रोक्सीमेट 109 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, अब अमूमी तौर से ये जो फेज कांस्टेंट है, ये जो कॉस का जो आर्गुमेंट है ये रेडियन में लिखा जाता है, और कैलकुलेटर से जब आप निकालेंगे इसको सॉल्व करके तो ये डिग्री में आंसर आएगा। और आप भी जानते हैं कि 1 डिग्री जो है वो बराबर है π/180 रेडियन। ख्याल रहे कि ये जो पाई है ये बराबर है 3.14, या इसको आप 22/7 लिखते हैं। और जब इसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये एग्जैक्टली बराबर होगा 1.9 रेडियन के। Okay, now let's move on to the next problem. Problem number 12. What is the phase constant? Once again, phase constant ही निकालना है for the harmonic oscillator with the velocity function is given here. तो ये जो ग्राफ है ये velocity versus time का ग्राफ है। पिछले वाले प्रॉब्लम में जो ग्राफ गिवन था वो displacement versus time का ग्राफ गिवन था। So if the position function x of t has a form given, the vertical axis scale is set by vs 4 सेंटीमीटर। ये जो वर्टिकल एक्सिस पर जो vs है वो यहाँ पर है और ये बराबर है 4 के। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2, ये 3 एंड 4 ये गिवन है। तो अब इसी इक्वेशन से हम बात शुरू करें। x is equals to xm cos of omega t plus phi।
अब चूंकि इस प्रॉब्लम में वेलोसिटी फंक्शन की बात की गई है, तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और ये आपको मालूम है कैसे निकालना है। एक दफा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी फंक्शन आ जाएगा। ये जो x है ये टाइम डिपेंडेंट है, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास xm ओमेगा, इनफैक्ट माइनस साइन भी आएगा यहाँ पर, और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। फाई चूंकि कांस्टेंट है और टाइम के लिए इसका डेरिवेटिव फिर 0 के बराबर हो जाएगा। दिस इज टाइम। ओके, सो ये आपके पास आपको पता है कि xm और ओमेगा जो है ये वेलोसिटी के बराबर होते हैं, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। माइनस को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। सो अब वंस अगेन अगर आपको फाई निकालना है तो आपको ये चीजें लेफ्ट साइड पर और ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए। अब इस पूरे प्रॉब्लम में वंस अगेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम, तो हम टाइम t0 पर ये इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो अगर मैं लिखूं इसी तरह से कि एट t0, तो वेलोसिटी ऑफ 0 किसके बराबर आ जाएगा, बस यहाँ पर t की जगह आपने 0 करना है, सो दिस वुड बी माइनस vm साइन ऑफ ओमेगा टी 0 हो गया, सो साइन ऑफ ओनली फेस कांस्टेंट फाई। वंस अगेन ये जो vm है ये तो आप इस ग्राफ से निकाल सकते हैं, एंड दिस vm इज मैक्सिमम, ये जो पॉइंट है। अब हमने ये देखा था कि ये जो vs है ये 4 के बराबर है और हर डिजिट 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये इसके एक और ऊपर है। यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3 4 और ये 5, उसका मतलब ये हुआ कि जो vm है ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और मीटर में मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। और टाइम t0 के ऊपर वेलोसिटी, यहाँ से देखिए टाइम t0 के ऊपर वेलोसिटी इस ग्राफ से आप निकाल सकते हैं। यानी इस पॉइंट पे t0 है और इस ग्राफ के मुताबिक वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी ये 1 2 3 4, और ये गिवन भी है। सो v of 0 is equals to 4 centimeter, and this is equals to 0.04 meter. Okay, now from this equation, यानी इसको मैं ना इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, and divided by v of m. Okay, now let's substitute the values. Velocity at time t0 ये बराबर है 0.04, और मैक्सिमम वेलोसिटी हमने देखा दिस इज इक्वल्स टू 0.05। तो यहाँ से आप फाई निकाल लीजिए, साइन इनवर्स 0.04 0.05। अच्छा, यहाँ पर हमने एक गलती भी की, इस इक्वेशन में माइनस भी है तो माइनस भी यहाँ पे लगाना चाहिए, ये माइनस आएगा, माइनस साइन। ओके, सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास डिग्री में आंसर आ जाएगा -53.13, और रेडियन में इसको आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस वुड बी इक्वल टू
0.92 रेडियन। प्रॉब्लम नंबर 20। इस प्रॉब्लम में ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक पोजीशन टाइम और दूसरा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। फिगर नंबर 15.33a इज अ पार्शियल ग्राफ ऑफ द पोजीशन फंक्शन। पार्शियल का मतलब है कि कंप्लीट ग्राफ नहीं है, यानी इसके अंदर ये लाइन जो है वो इंक्रीज हो रही है और किसी बहुत दूर जाकर ये दोबारा से टर्न बैक होगी, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर में पोजीशन जो है वो किसी खास जगह पे जाके पार्टिकल वापस आता है, तो उस सूरत में इस पोजीशन के वैल्यू को यकीनी तौर पर सैचुरेट होकर डाउन आना चाहिए, और वो कहीं आगे जाके होगा, लेकिन आपको पार्शियल ग्राफ दिया हुआ है। या दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, जिसको आप XM कहते हैं, वो नहीं गिवन। तो पिछले प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में बस यही फर्क है कि पिछले प्रॉब्लम में आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू यानी XM की वैल्यू दी गई थी, इस प्रॉब्लम में नहीं दी गई। सो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा के बराबर होता है वो बता दिया गया है, दिस इज 1.2 रेडियंस पर सेकेंड। और दूसरे ग्राफ में जो कि नीचे दिया गया है, अगेन इज अ पार्शियल ग्राफ of the corresponding velocity function. The vertical axis scales are set by XS 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो मैक्सिमम लाइन है ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और ये जो VS है ये भी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। What is the phase constant of the simple harmonic motion if the position function is given as follows? तो इसी इक्वेशन से हम अपनी बात शुरू करते हैं। दिस इज x is equals to XM cos of omega t प्लस 5। और इसके साथ साथ हम इस पर एक दफा डेरिवेटिव अप्लाई करके वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और वो वेलोसिटी बराबर होगी माइनस ओमेगा XM साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। ओके, सो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने पिछली प्रॉब्लम में टाइम t0 के ऊपर ये XM निकालने की कोशिश की थी। अब XM हमें नहीं मालूम, लेकिन उसी तरह से हम t0 के ऊपर इस इक्वेशन को देखते हैं कि क्या सूरत हो जाएगी। एट t0 ये जो इक्वेशन है ये बराबर हो जाएगा x ऑफ 0 XM cos 5। इसी तरह से वेलोसिटी एट टाइम t0 माइनस ओमेगा XM साइन ऑफ 5, क्योंकि ये ओमेगा t तो 0 हो गया बिकॉज टाइम t0 के ऊपर हम ये इक्वेशन लिखना चाहते हैं। इस इक्वेशन में ओमेगा गिवन है और ये बराबर है 1.2 रेडियन पर सेकेंड, और इनकी जो वैल्यू है ये x ऑफ 0 y ऑफ 0 ये हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। फ्रॉम ग्राफ x ऑफ 0, लुक एट द फर्स्ट ग्राफ, यानी टाइम t0 के ऊपर
x की वैल्यू देखी क्या है। अगर ये xs 5 सेंटीमीटर के बराबर है जैसा कि प्रॉब्लम में गिवन है, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोजीशन है ये +2 के बराबर है। इनफैक्ट सेंटीमीटर होगा और आप इसको मीटर में ले जाएंगे। इसी तरह से y ऑफ 0 सेकंड ग्राफ से निकालना होगा। टाइम t0 के ऊपर ये ग्राफ जो v की वैल्यू है ये क्या है, एक तो नेगेटिव होगी क्योंकि नीचे की तरफ है, और मैक्सिमम स्केल 5 है, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा -4 सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसको आप मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.04 मीटर पर सेकंड। ओके, सो आपकी जो ये क्वेश्चन है, ये वाली इक्वेशन, यानी इसको मैं अगर नाम दे दूं, लेट्स वी कॉल क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू 0.02 इज इक्वल्स टू xm, हमें नहीं मालूम, cos ऑफ phi, और इक्वेशन नंबर 2 ये वाली इक्वेशन v एट टाइम t0 हमने निकाल लिया -0.04 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भी रख दीजिए 1.2 रेडियन पर सेकंड। xm हमें नहीं मालूम, एंड साइन ऑफ phi। तो अब आपके पास दो इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो xm अगरचे कि आपको नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाएगा तो xm यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की डिपेंडेंसी नहीं है, और उसके लिए आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर सकते हैं, दूसरी वाली को पहले से कर सकते हैं, इट ऑल अप टू यू। लेकिन मुझे ये सहूलत है कि मैं इसको ऊपर रखूं और इसको नीचे रखूं, सो दैट साइन डिवाइडेड बाय कॉस ये tan के बराबर हो जाएगा। सो पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 को लिख रहा हूँ, -0.04 डिवाइडेड बाय 0.02, ये लेफ्ट साइड को मैंने डिवाइड किया। राइट साइड को जब आप मैं करूंगा 1.2 xm साइन ऑफ phi xm cos ऑफ phi। ये देखिए यहाँ से xm कैंसिल, और साइन और कॉस जो है ये बराबर हो जाएंगे tan के, सो 1.2 tan phi। अब यहाँ से आप 1.2 को इधर ले जाइए, सॉल्व कीजिए, phi यहाँ से निकाल लीजिए जो कि बराबर हो जाएगा -0.04 0.02 1.2, और ये यहाँ पर tan इनवर्स लिखना पड़ेगा आपको। और जब आप tan इनवर्स लेंगे, then you have 59.08 degree, and in terms of radian this would be 1.03 radian. This is again a problem of simple harmonic oscillator. The given figure gives the
वन डायमेंशनल पोटेंशियल एनर्जी वेल। अब ये जो ग्राफ है ये एनर्जी और पोजीशन के दरमियान है। ये भी हार्मोनिक ऑसिलेटर का प्रॉब्लम है, लेकिन अब इससे पहले जो ग्राफ थे वो पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम वगैरह के थे। यहाँ पर एनर्जी और टाइम के दरमियान ग्राफ है। और आपको पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ मूव करता है तो उसकी जो एनर्जी है वो इसी तरह से ऑसिलेट करती है। इनफैक्ट उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मेन पोजीशन पर 0 होती है, और जैसे जैसे पार्टिकल राइट साइड की तरफ मूव करेगा, जिस तरह से ये रेड पॉइंटर जा रहा है, वैसे वैसे इसका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। और अगर फर्ज कर लीजिए कि ये मैक्सिमम पोजीशन है, इसको हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या एम्पलीट्यूड कहते हैं, सो उस जगह पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। दोबारा से जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा और इसी तरह से लेफ्ट साइड पे भी पोटेंशियल इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, तो एनर्जी भी ऑसिलेट करती है जिस तरह से कोई पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम के अराउंड ऑसिलेट करता है। सो जो मास है जो ऑसिलेट कर रहा है वो गिवन है, दिस इज 2.0 किलोग्राम। और द पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन है वो गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बी अननोन है जो हम अभी निकालेंगे, एंड द वर्टिकल एक्सिस स्केल इज सेट बाय 2 जूल, यानी ये जो यूएस है इसकी वैल्यू 2 जूल है। यहां से लेकर अगर यहाँ तक 2 जूल है तो फिर आप किसी भी जगह पर मिसाल के तौर पर अगर देखें कितने डिजिट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अगर 2 जूल है तो फिर ये 4 के ऊपर जो ये एक छोटी सी लाइन लगी हुई है ये 1 जूल के बराबर होगा, और इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। करना क्या है, पार्ट ए, इफ द पार्टिकल passes through the equilibrium position, यानी पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम से गुजर रहा है जिसकी वेलोसिटी 85 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये जो 0 है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर पार्टिकल यहाँ से 85 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से गुजर रहा है तो पूछ ये रहे हैं कि विल इट बी टर्न बैक बिफोर इट रीच टू x इज इक्वल्स टू 15, कि ये अगर यानी 15 कहाँ पे होगा, अगर ये 10 है ये 20 है तो 15 जो है वो कहीं इस पॉइंट पर होगा। तो अब अगर वो 85 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है इक्विलिब्रियम पे, तो ये पार्टिकल किस जगह से रिवर्स बैक होगा, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए रिवर्स बैक तो होना ही है। अब वो किस जगह से होगा ये डिपेंड करती है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या है। तो पार्ट ए में तो ये पूछा जा रहा है कि अगर इस पार्टिकल की स्पीड इक्विलिब्रियम पोजीशन पर 85 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो ये बताइए कि क्या वो पार्टिकल 15 सेंटीमीटर पर वापस आ जाएगा। तो अब इसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा, और इन दोनों में फिर कंपैरिजन रिक्वायर्ड होगा। आप जानते हैं कि अगर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो पार्टिकल ज़्यादा दूर तक मूव करेगा, और अगर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो वो बहुत जल्दी वापस हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो ए पार्ट से हम शुरू करते हैं, लेकिन ए पार्ट से पहले हम यहाँ पर जो पोटेंशियल फंक्शन गिवन है बी एक्स स्क्वायर, इसका बी हमें निकालना होगा। तो इसको फिलहाल मैं किसी इसी जगह पर ही कर देता हूँ। लेट्स से हियर u of
x is equals to bx square। यहाँ पर ये जो u है ये गिवन है, दिस इज 2 जूल मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो गिवन है, और उसकी जगह पर मैं यहाँ पर रख देता हूँ दिस इज 2 जूल इज इक्वल्स टू b। और ये 2 जूल किस जगह पे है? ऑफ कोर्स यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मैक्सिमम जो है वो इस ग्राफ पे इस जगह पे है, और इस जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ दिस इज 0.2 मीटर। तो मैं यहाँ पर 0.2 मीटर रख दूंगा, यानी दूसरे लफ्जों में 0.2 मीटर के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 जूल के बराबर है, जो कि गिवन है। सो यहाँ से b हम निकाल लेंगे, b इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 0.2 स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 50। तो जो b की वैल्यू है ये हमने निकाल ली है 50, और ये हम इस्तेमाल करेंगे जब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा। ओके, तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं? अब हम ये चाहेंगे कि जो इक्विलिब्रियम पे जो स्पीड है उसकी मदद से हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, और ये जो पूछ रहे हैं कि इस पोजीशन तक ही जाएगा या नहीं, इस पोजीशन की मदद से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं और फिर इसको हम कंपेयर करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होगी हाफ mv स्क्वायर। मास गिवन है, वेलोसिटी इक्विलिब्रियम पर गिवन है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.723 जूल। और इसी तरह से अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे जो कि बराबर है bx स्क्वायर, b हमने निकाल लिया, x जो है वो 15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.15 सेंटीमीटर। सो 50 0.15 square, and this is equals to 1.125 जूल। ओके, तो ये अब हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली और पोटेंशियल एनर्जी निकाला, और काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है वेलोसिटी से जो कि हमें गिवन थी, और पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला है जो पोजीशन गिवन था। अब इन दोनों में एक दोनों एनर्जी में कंपटीशन होता है, जो एनर्जी ज़्यादा होती है एक्शन उस जानिब हो जाता है। मिसाल के तौर पर काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, तो अब अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल आगे की तरफ चला जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उस पार्टिकल को दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करती है। लिहाजा अब इन दोनों में कंपटीशन है। यहाँ पे देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल इस जगह पर पहुंचकर, यानी इस जगह पर पार्टिकल इस जगह पे पहुंच के वो वापस हो जाएगा because of this potential energy. So if you compare both of this energy, because potential energy is greater than kinetic energy, so answer is yes, it turned back.
टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये तो ए पार्ट हो गया है। लेट मी राइट हियर। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। And the B part is here. If yes, जो कि जाहिर है हमारा, हमने कहा कि आंसर इज यस, पार्टिकल जो है वो वापस आएगा। एट व्हाट पोजीशन एंड इफ नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो अब नो की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पार्टिकल ने वापस आना है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी ज़्यादा है। तो सिर्फ इसमें ये पार्ट रह जाता है, तो हमें वो पोजीशन भी निकालना है कि वो कहाँ तक जाकर वापस आएगा। So part B, in this case, kinetic energy at equilibrium हमने निकाला है। This is 0.723 जूल के बराबर। तो अब अगर हम ये कह रहे हैं कि किस जगह से अगर ये एनर्जी होगी तो वो किस जगह से वापस आएगा, यानी वो पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन जो है चूंकि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर होती है और वो गिवन है bx² में। हियर काइनेटिक एनर्जी को आप बराबर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी के साथ, जो कि 0.723 के बराबर है। दिस इज इक्वल्स टू b, इनफैक्ट b भी हमें पता है, दिस इज 50 x², और यहाँ से आप x निकाल लेंगे एंड x तकरीबन आपके पास 12 सेंटीमीटर के बराबर निकलेगा। सो दिस इज द पोजीशन जहां से वो पार्टिकल वापस आएगा।